नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। दोस्तों, फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। इजराइल पर हमास का हमला 7 अक्टूबर को हुआ था और इसके फौरन बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन पर युद्ध घोषित कर दिया था। नेतन्याहू को युद्ध का शंखनाद करने की इतनी हड़बड़ी क्यों थी, ये अब कोई रहस्य की बात नहीं रह गई है। कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिससे पता चलता है कि 7 अक्टूबर से पहले नेतन्याहू की सत्ता पर खतरा मंडरा रहा था। उनके खिलाफ साल भर से इजरायली जनता में आक्रोश बढ़ रहा था और पूरे आसार थे कि नेतन्याहू की कुर्सी जा सकती है। लेकिन हमास के इस हमले से सबका ध्यान बट गया। हालांकि नेतन्याहू की कुर्सी अब भी बचेगी या नहीं, इसमें शक है, क्योंकि इजराइल का इतिहास बताता है कि कम से कम 3 प्रधानमंत्रियों की कुर्सी युद्ध के बाद ही चली गई। 1973 में इजराइल अरब जंग के बाद गोल्डा मेयर की सत्ता चली गई। फिर 1982 में पहली लेबनान युद्ध के बाद मनाहेम बेगिन की कुर्सी चली गई और फिर 2006 में दूसरी लेबनान जंग के बाद एहुद ओलमर्ट की सरकार चली गई। हो सकता है कि इस कतार में अगला नंबर बेंजामिन नेतन्याहू का हो। राष्ट्रवाद और आतंकवाद के खात्मे के नाम पर नेतन्याहू ने विनाशकारी युद्ध तो शुरू कर दिया है और इसकी तबाही से उबरने में शायद एक पूरी सदी भी कम पड़ जाए। जैसे जापान हिरोशिमा और नागासाकी के जख्मों का दर्द अब तक महसूस कर रहा है, वैसे ही अगर फिलिस्तीन अपना अस्तित्व बचा पाएगा तो उसे भी जख्मों को भरने में वक्त लगेगा। मैं अस्तित्व की बात इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इजराइल की सरकार के इरादे ऐसे ही लग रहे हैं कि युद्ध का असली मकसद फिलिस्तीन पर भी कब्जा करना है, क्योंकि इजराइल के पास दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार हैं। इजराइल के पास सबसे मजबूत खुफिया एजेंसी मोसाद है। इजराइल के पास अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों का समर्थन है। फिर भी महीने भर बाद भी इजराइल हमास को खत्म नहीं कर पाया है। याद रहे कि नेतन्याहू हमास को खत्म करने के नाम पर ही युद्ध के मैदान में उतरे थे। हमास तो अब भी बरकरार है, लेकिन फिलिस्तीन में दसियों हजार जिंदगियां तबाह हो गई हैं और उनमें कई हजार बच्चे हैं। और जो आंकड़े आए हैं उन्हें अंतिम संख्या नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि युद्ध की तबाही की भरपाई 1-2 बरसों में नहीं हो सकती। दोस्तों, नन्हे मुन्ने बच्चों के परिवारों को उनसे छीन लिया गया है, उनके घरों को उजाड़ दिया गया है। बच्चों का भविष्य पढ़ाई लिखाई, मनोरंजन और सुरक्षित माहौल के बिना कैसे होगा, आप खुद इसकी कल्पना कर लीजिए। इजराइल के खिलाफ अब भी दुनिया भर में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर कई जाने माने लोग मानवीय आधार पर युद्ध रोकने की बात कह चुके हैं। इजराइल को मासूमों का वास्ता दिया जा रहा है, लेकिन इजरायली सेना के अधिकारी और उनके प्रधानमंत्री फिलिस्तीन के लोगों को जब ह्यूमन एनिमल यानी इंसान के रूप में जानवर कह रहे हैं, तब आप समझ लीजिए कि किस क्रूरता के साथ इजराइल फिलिस्तीन के साथ पेश आ रहा है। बहुत कुछ वैसे ही जैसे मेमने को बांधकर शेर के सामने उसके शिकार के लिए छोड़ दिया जाता है। तो फिलिस्तीन के लोग इस वक्त हमास को पकड़ने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं और उनका पूरी बेशर्मी के साथ शिकार किया जा रहा है। हॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने गजा के हाल को लेकर एक मार्मिक बात कही है। एंजेलिना जोली ने गजा में इजराइल के आक्रमण की आलोचना करते हुए इसे खुली जेल बताया है, जिसमें मासूम लोग फंसे हुए हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो कहीं भी जा नहीं सकते। जोली ने दुनिया के नेताओं से अपील की है कि वो इस अत्याचार के खिलाफ कुछ कहें। जोली ने कहा कि मैं अच्छा जीवन जी रही हूं, जबकि दुनिया के दूसरे कोने में किसी शरणार्थी शिविर में रह रही महिला अपने बच्चों की भूख और जान की सुरक्षा को लेकर परेशान होगी। उस महिला में भी कई गुण होंगे, लेकिन उसे अच्छा जीवन नहीं मिल रहा। सोशल मीडिया पर रोजाना ऐसी दसियों पोस्ट आ रही हैं जिसमें फिलिस्तीनी बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं, घायलों के दर्द को दिखाया जा रहा है और उनकी सहायता के लिए अपील हो रही है। लेकिन जब तक हमलावर के साथ सख्ती नहीं बरती जाएगी, तब तक युद्ध विराम की अपीलें बेकार ही रहेंगी। वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस मुद्दे पर इजराइल को बार बार चेतावनी दिए जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि गजा बच्चों की कब्रगाह बनता जा रहा है। गजा में हर गुजरते घंटे के साथ युद्ध विराम की जरूरत और जरूरी होती जा रही है।
वहीं यह खबर भी सामने आई है कि इस जंग में कम से कम 89 संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों की जान जा चुकी है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से किसी भी जंग में इतने कर्मचारी नहीं मारे गए। गुटेरेस ने इस पर एक पोस्ट लिखी है और उस पोस्ट में क्या कुछ कहा है आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि हाल के हफ्तों में हमारे संगठन के इतिहास में किसी भी अवधि की तुलना से अधिक संयुक्त राष्ट्र सहायता कर्मी मारे गए हैं। मैं हमारे 89 सहयोगियों के मारे जाने पर उनके शोक में शामिल हूं। इनमें से कई लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ हैं। संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी UNRWA ने एक्स पर लिखा, हम सदमे में हैं। हमारी सहयोगियों की बहुत याद आएगी और उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। हम इस दुख को एक दूसरे के साथ और परिवार के साथ साझा करते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र के लोग तो हमास के साथ नहीं खड़े हैं, न ही वो मासूम बच्चे हमास के कार्यकर्ता हैं। फिर भी नेतन्याहू सत्ता बचाने के लिए जिस तरह कोहराम मचा रहे हैं, उससे वो मानवता के अपराधी बन ही चुके हैं। नेतन्याहू जंग को लंबी खींचने की बात कर रहे हैं, तो उधर लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने चेताया है कि अगर गजा पर हमले नहीं रोके गए तो जंग का दायरा बढ़ सकता है। इधर तुर्की और मलेशिया अब अमेरिका से अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। तुर्की ने अपनी संसद के रेस्तरां में कोका कोला और नेस्ले के उत्पादों पर पाबंदी लगा दी है। वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने फिलिस्तीनियों के आत्मरक्षा के अधिकार की बात करते हुए कहा कि हमारा देश अमेरिकी दबाव के बावजूद हमास के साथ अपने रिश्तों को बरकरार रखेगा। गौरतलब है दोस्तों कि फिलिस्तीनी संगठनों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में कटौती करने के मकसद से अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में द हमास इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्रिवेंशन एक्ट को पिछले सप्ताह पारित किया गया था, जिसका विरोध मलेशिया ने किया है। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और विदेश मंत्री स्तर की 2 दिनों की चर्चा आज और कल होनी है और इसमें भी इजराइल और हमास जंग पर ही चर्चा होगी, क्योंकि इसका असर अब सब पर पड़ने लगा है। इस हफ्ते की शुरुआत में ईरान के इब्राहिम रईसी ने पीएम मोदी से फोन पर बात की थी और इब्राहिम रईसी ने मोदी को पश्चिमी उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश होने की याद दिलाई थी। रईसी ने कहा था, आज भारत से उम्मीद है कि वो गजा के बाशिंदों के खिलाफ ज़ैनवादियों के अपराधों को रोकने के लिए अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करे। ईरान ने मोदी को भारत की विदेश नीति का इतिहास तो याद दिला दिया, लेकिन क्या मोदी इस इतिहास को याद रखेंगे? अगर मोदी ने विदेश नीति के इतिहास को भुलाया तो इसका बड़ा नुकसान इस देश को, यानी हमारे देश को, भारत को उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर गजा की आग पश्चिमी एशिया तक फैली तो भारत पर इसका असर होगा। ऊर्जा को लेकर हम पश्चिम एशिया पर निर्भर हैं, आप सब जानते ही हैं। दूसरा ये कि वहां काम करने वाले भारतीय लोगों की संख्या बहुत अधिक है, तो अगर वहां युद्ध बढ़ता है तो हमारे लिए बहुत समस्या होगी, क्योंकि तब कई लोग वापस आएंगे और भारत पर इसका आर्थिक बोझ बढ़ेगा। कुल मिलाकर अगर मोदी वाकई देश संभालना चाहते हैं तो उन्हें अब कठोर फैसला लेना होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।